हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जा रही है। इसी एक एजेंसी का चयन किया गया है, उस एजेंसी के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसको आप पहले भी जानते रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के नाम से जानी जाती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 1 साल पहले वो योजना कंप्लीट हो चुकी है। फिर सरकार ने इसको फिर से लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री योजना 2.0 करके। तो 2.0 के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। उसमें ढेर सारी वैकेंसी है। तो इसमें स्टेट लेवल से कई वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कई वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो स्टेट लेवल से वैकेंसी जो निकली हुई है, स्टेट लेवल टेक्निकल सेल के नाम से जाना जा रहा है, उसमें जो वैकेंसी निकली हुई है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकला हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो वैकेंसी निकली हुई है उसको सिटी लेवल टेक्निकल सेल के नाम से जाना जा रहा है। सिटी लेवल टेक्निकल सेल के नाम से जाना जा रहा है। तो सिटी लेवल टेक्निकल सेल के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेवल की जो वैकेंसी है वो बहुत हाई है, प्लस जो है उसमें जो पदों की संख्या बहुत कम है, 1-2 इस तरीके से पदों की संख्या है। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें जो वैकेंसी निकली हुई बहुत ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है। और पदों की संख्या बात करें तो पदों की संख्या भी पर्याप्त है। और सैलरी की बात करें, सैलरी भी इसमें 35,000 से लेकर के 70,000 तक की सैलरी है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि इससे संबंधित मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप सभी के पास पहुँचता रहे। बाकी जो पुराने लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी कम से कम उसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि जो है मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें इंजीनियरों की वैकेंसी आई हुई है, MIS की वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं, इसमें क्या सैलरी रहने वाली है। तो सबसे पहला बात करें हम लोग, इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है वैकेंसी को। 2 भागों में बांटने का मतलब ये है कि एक नगर निगम लेवल की वैकेंसी कर दिया गया है और दूसरा कर दिया गया है नॉन नगर निगम लेवल की वैकेंसी। तो नगर निगम लेवल की वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि नगर निगम लेवल की जो वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं 17 नगर निगम हैं। तो प्रत्येक नगर निगम में एक सिविल इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो मास्टर डिग्री मांगा। मास्टर डिग्री मतलब सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने MTech किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसी में ही सिविल इंजीनियर के एडिशनल में सिविल इंजीनियर रखा जा रहा है, उसमें भी 17 है पदों की संख्या। मतलब प्रत्येक नगर निगम में एक और सिविल इंजीनियर रखे जा रहे हैं। तो उसमें मतलब हर नगर निगम में 2-2 सिविल इंजीनियर रखा जा रहा है। तो जो एडिशनल सिविल इंजीनियर है उनकी जो सैलरी है, इसमें 55,000 सैलरी रहने वाली है प्रति माह। और जो मेन इंजीनियर है उसमें 70,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। बाकी हम योग्यता के साथ में अनुभव की बात करें तो इसमें अनुभव कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आपके अपने सेक्टर में कम से कम 5 साल का काम किए हुए हों। और इसमें 5 साल का काम का मतलब यह है कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने काम किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग बेस पे तो वो वैलिड होगा, या फिर किसी कंपनी या किसी फर्म में आपने काम किया हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। इसमें किसी तरीके से कोई संशय नहीं है। तो ये बात हो गई हमारी जो है ये नगर निगम लेवल की जो वैकेंसी है। और नॉन नगर निगम लेवल की वैकेंसी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, थोड़ा मतलब उसका फुल डिटेल की बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जो नगर निगम से अलग जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, जहाँ जहाँ पे नगर निगम नहीं है, नगर निगम ना होने मतलब ये है कि नगर पालिका है या नगर पंचायत है, उन जगह की बात करें हम लोग। सिर्फ नगर पालिका नगर पंचायत जहाँ पे हैं उनके लिए बात करते हैं। तो वहाँ भी प्रत्येक जनपद में लगभग 1 या 2 इस तरीके से सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जो नगर पंचायत या नगर निगम लेवल नगर पालिका लेवल की जो वैकेंसी है, जिसको हम लोग नॉन नगर निगम बोल देते हैं, तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें पदों की संख्या 80 है। तो 80 पदों की संख्या बहुत अच्छी होती है, इसमें पर्याप्त पदों की संख्या है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें BTech सिविल इंजीनियरिंग से होना कंपलसरी है। अगर आपने BTech सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और योग्यता के बाद अनुभव की बात करें तो इसमें 5 साल का अनुभव लिया गया है। मतलब अगर आपने बीटेक करने के बाद में
5 साल का अनुभव लिया हुआ है किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर मतलब निर्माण से संबंधित किसी भी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित किसी सेक्टर में अगर आपने काम किया हुआ, किसी कंपनी या किसी फर्म में काम किया हुआ है तो वो अनुभव काम करेगा आपका। या फिर इसी लेवल पे सिविल इंजीनियरिंग से लेवल पे जो है आपने किसी भी सरकारी संस्थान में, सरकारी संस्थान मतलब ये है सरकारी विभाग है, उसमें आपने नौकरी किया हुआ है, जैसे जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी निकल रहा है या इसके पहले भी जो वैकेंसी आती है उसमें अगर आपने काम किया किसी सरकारी विभाग में तो उसका अनुभव जो है वो भी आपको इस पर काम करेगा। तो आशा करते हैं इसके बारे में जो इंजीनियरों पदों की संख्या निकली है उसके बारे में मैंने उसका फुल डिटेल बता दिया, जो पदों की संख्या वो भी मैंने बता दिया, इसमें क्या योग्यता रहने वाली है मैंने वो भी बता दिया, अनुभव क्या रहने वाला है ये भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कि एक छोटे लेवल का पद निकला हुआ है जिसको हम लोग कह सकते हैं MIS असिस्टेंट। MIS असिस्टेंट क्या होता है कि MIS का मतलब ये होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब अगर आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, कोई भी योजना चल रही है तो उस योजना का जितना भी ऑनलाइन डेटा होता है, लेखा जोखा जो होता है वो MIS पर ही होता है। मतलब अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे तो उसमें जो भी लाभार्थी रहेंगे सारे लाभार्थी का डेटा आपको MIS पे एंट्री करना रहता है। उस पर जो डेटा रहेगा उसको वेरिफिकेशन निचले लेवल से करवाना होता है। निचले लेवल से करवाने के बाद जो भी पात्र होते हैं उनकी पात्रता को भी आगे दर्शाना होता है कि हाँ ये पात्र है या नहीं है। फिर उसके बाद में अगर जो पात्र हो जाते हैं कैंडिडेट उनको फंड रिलीज करने वाला कार्य होता है तो उसको भी पूरा डिटेलिंग उस पर करना होता है। उस पर पूरा फुल डिटेल आ जाता है कि हाँ इस पर इनके अकाउंट में इतना पैसा भेजा जा चुका है। फिर पैसा भेजे जाने के बाद में क्या स्थिति होती है, जब निर्माण कार्य शुरू होता है आवास का तो उसमें भी 2 से 3 बार उसमें वेरिफिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन 2 से 3 बार उसमें जाकर के फोटोग्राफी होती है, जियो टैगिंग होता है जिसको हम लोग जियो टैगिंग होता है। जियो टैगिंग मतलब उसमें फोटोग्राफी होती है, लाइव फोटोग्राफी होती है। तो जब उसमें जो आपका निचले लेवल का जो वर्कर होगा वो वहाँ से फोटोग्राफी करके अपलोड करता है तो आपके MIS पोर्टल पर दिखेगा। तो उसको देख करके उस पर फाइनल अगर सही है, उस लेवल तक जिस लेवल तक आवास बना हुआ है उस लेवल तक सही है तो उसको आपको अप्रूवल करना होता है। अप्रूवल करने के बाद फाइनल सबमिट करना होता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है जो MIS पोर्टल पे होता है। तो इस पे MIS असिस्टेंट का पद निकला हुआ है। इसमें पदों की संख्या 79 है, मतलब 79 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। 79 पदों की संख्या निकली हुई है। और इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता में इसमें डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, कंप्यूटर से अगर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिप्लोमा लिया हुआ है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें अनुभव की, तो इसमें MIS असिस्टेंट के लिए 3 साल का अनुभव लिया गया हुआ है। और आपके अपने संबंधित इससे संबंधित किसी भी फील्ड में, मतलब फील्ड का मतलब आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप कम से कम 3 साल का कार्य किए हों तो आप इस पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और अब सभी पदों के लिए मैं बात कर लेता हूं कि आयु इसमें क्या ली गई है। इसमें कम से कम 21 साल की आयु ली जाती है नॉर्मल, जिसमें जो हमारा ये MIS का है, MIS में 21 साल से लेकर के 40 साल के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। बाकी इसके अलावा जो भी पद हैं इसमें कम से कम 25 साल का आयु होना चाहिए। 25 साल से लेकर के 40 साल के कैंडिडेट्स को इसमें एलिजिबल किया जाता है। एज इसमें बढ़ा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कम से कम 5 साल का अनुभव इसमें एडिशनल किया जाता है। अगर 5 साल का अनुभव रहता है, 5 साल का अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक करने के बाद अगर 5 साल का अनुभव ले लेते हैं तो कम से कम आपकी एज 25 साल हो ही जाना है। तो उसके आधार पर गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया हुआ है। तो इसमें आशा करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली हो इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब भर्ती की प्रक्रिया के बारे में मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या होना है। इसमें भर्ती की प्रक्रिया में क्या है कि जैसे ही सेवा योजना पोर्टल पे ये लाइव हो जाता है, कुछ पद लाइव हो गए हैं, सेवा योजना पोर्टल दिखने लगे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पद अभी लाइव नहीं हुए हैं, वो 1-2 दिन में लाइव हो जाएंगे, सेवा योजना पोर्टल पे दिखने लगेंगे। तो जैसे ही आप उस पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद हफ्ता 10 दिन की टाइमिंग होता है, उतने दिन तक इसमें पोर्टल पे अप्लाई करने का टाइम होता है। अप्लाई जैसे ही कर देंगे उसके बाद फिर अगले हफ्ता या 10 दिन के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एजेंसी के द्वारा बुलाया जाता है। एजेंसी के द्वारा बुलाया जाएगा तो वहाँ पे भी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने से पहले वहाँ पे फॉर्म भराया जाएगा। उस फॉर्म में आपसे कम से कम 3 जनपद के लिए ऑप्शन मांगा जाएगा। कम से कम किस 3 जनपद में आप मान लेते हैं फाइनल सेलेक्ट होते हैं तो किस जनपद में आप काम करने के इच्छुक हैं, तो 3 जनपद को इसमें जो है प्रायोरिटी दी जाती है।
तो 3 जनपद देने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन की जब लिस्ट जारी होगी तो उसमें जो भी जनपद, अगर आपने 3 जनपद डाला हुआ है, आपसे संबंधित 3 जनपद हैं और उसमें आप इंटरव्यू में फाइनल सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद में आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। और पोस्टिंग, ये सारी प्रक्रिया हो गई। और बाकी अप्लाई करने के लिए प्रक्रिया क्या है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होना है। सेवा योजना पोर्टल पे ही आपको जा कर के इस पर अप्लाई करना है। अगर आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब डालेंगे सेवा योजना पोर्टल पे तो उस पर डिटेल आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। और वैकेंसी में जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा उसमें आपकी योग्यता संबंधित जो भी वैकेंसी रहेगी वो उस पर पोर्टल दिखती रहेगी, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें विवरण की बात करें, पद का विवरण क्या है, उसमें वैकेंसी संबंधित क्या विवरण है, तो उसमें विवरण का एक ऑप्शन होता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर सारा का सारा विवरण आपको मिल जाएगा कि उसमें क्या योग्यता है, क्या उसमें अनुभव है, क्या एज मांगेगी, सारी चीज़ें उसमें आपको दिख जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट्स नए हैं, नए का मतलब अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पे जाकर के सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि उस पर आपके सारे जो भी एकेडमी के रिकॉर्ड हैं, एकेडमी रिकॉर्ड मतलब शैक्षणिक योग्यता जितनी भी है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से है या डिप्लोमा है ITCS या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो ये सारा जो भी आपके पास है पूरा का पूरा उस पर फिलअप करना होता है। उसके साथ में आपने जिन जिन सेक्टरों में काम किया हुआ है, अनुभव का पूरा डिटेल उस पर फिलअप करना होता है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC हो गए, SC हो गया, ST हो गया, अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। ये सारी चीज़ें करना होता है और इतना सब कुछ करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन आता है उसमें घोषणा पत्र पे उसमें जो कुछ लिखा रहता है वो आपको मानना ही रहेगा। उस पर नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ था, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे फाइनल सबमिट कर देना होता है। फाइनल सबमिट कर देते हैं जैसे तुरंत जो है आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, प्रोफाइल बन जाती है। फिर जब आप अपने उसमें जॉब्स वाले ऑप्शन में देखेंगे, अप्लाई जॉब्स वाले ऑप्शन में देखेंगे, तो आवेदन करें वाले ऑप्शन पर देखेंगे तो उस पर साफ साफ उसमें जो भी आपकी योग्यता से संबंधित वैकेंसी होगी वो आप प्रोफाइल पे दिखने लगेगी। जब दिखने लगी तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। बाकी थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है स्पेशल खाली उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि सेवा योजना पोर्टल स्पेशल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर का कैंडिडेट अगर कोई है तो वो अप्लाई इस पर नहीं कर सकता है। तो आज मैंने ये वैकेंसी के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में सेवा योजना के माध्यम से, उसके बारे में मैंने पूरे कंप्लीट बता दिया है। और आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीटली पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आओ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो लोग पुराने हैं तो पुराने कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए।